नमस्कार, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में। मैं हूं मनीषा गुप्ता। आज बात करेंगे कच्चे तेल की, जहां पर कुछ गिरावट देखने को मिली है। कुछ पॉजिटिव स्टेटमेंट्स यहां पर यूएस ईरान मीटिंग में से निकल के आ रहे हैं, जिसकी वजह से जियोपॉलिटिकल प्रीमियम जो कच्चे तेल में था वो निकलता हुआ नजर आया है। साथ ही साथ भारत और यूएस डील में एथेनॉल शामिल नहीं है और ये पॉजिटिव देखा जा रहा है भारतीय बाजारों के लिए। साथ ही साथ चीनी में प्रोडक्शन के नंबर्स कैसे हैं, इस पर भी होगी चर्चा। हमारे साथ जुड़े हैं दीपक बलानी, जो कि डीजी हैं इस्मा से, संदीप बजोरिया सीईओ सनवेन ग्रुप के, एंड वंदना भारती एवीपी हैं एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज की। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। सबसे पहले यहाँ पर खाने के तेलों की बात कर लेते हैं। संदीप जी नमस्कार, शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। और जिस तरह की बढ़त हमने यहाँ पर सोयाबीन में आते हुए देखी है, बाजार शायद एक ही चीज यहाँ पर देख रहा है कि चाइना इस बार यूएस से खरीदेगा, सिर्फ इसी सीजन में नहीं अगले सीजन में भी लेगा, और उसका एक इम्पैक्ट हमने यहाँ पर प्राइसेस में आता हुआ देखा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में जिस तरह से सोया तेल की तेजी है, कैसे देखते हैं आप उसे? और उसके सामने जिस तरह से हमने सनफ्लावर ऑयल, पाम ऑयल में गिरावट आते हुए देखी है, कुछ मुनाफा वसूली, उसे भी कैसे रीड कर रहे हैं? मनीषा जी, पहली बात तो देखिए, इंडिया में जो माहौल था, ग्लूमी माहौल था कि इंडिया को एक निगलेक्टेड महसूस हो रहा था वर्ल्ड स्टेज पे। तो पिछले 2-3 हफ्ते के इवेंट्स, जो ईयू की डील हो गई, यूएस की डील हो गई, फ्रांस के प्रेसिडेंट कल यहाँ मुंबई आ गए, सुबह सुबह मरीन ड्राइव पे कल जॉगिंग कर रहे थे हमारे साथ में। तो रात को 2 बजे वो होटल पहुंचे और सुबह 6:30 बजे जॉगिंग के लिए आ गए थे। तो मेरा कहने का मतलब है, इंडिया में अब एक्शन वापस शुरू हो गया है। मोदी जी वापस वर्ल्ड फ्रंट पे और एक्टिव हो रहे हैं। G7 की मीटिंग में भी फ्रांस जाने वाले हैं। रूपी डॉलर भी थोड़ा स्टेडी हो रहा है। अब जहां तक ऑयल का सवाल है, ऑयल का देखिए, वेज ऑयल में तो सोयाबीन ऑयल हम देख रहे हैं, जब से यूएस ने अपना वो 45Z का अनाउंसमेंट किया है कि भाई मार्च के हम फर्स्ट वीक में उसका इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। तो जब से मार्केट में एक्शन आ गया है सोयाबीन ऑयल में, शिकागो में, तो 48-49 सेंट जो शिकागो चला गया था, वो 58 सेंट आ गया है। तो सोयाबीन ऑयल अमेरिका का तो बहुत अच्छा बढ़ गया है, पर लेकिन अमेरिका का इतना बढ़ने से वहाँ ब्राजील अर्जेंटीना में जो प्रीमियम होते थे वो नेगेटिव बढ़ गए हैं। तो नियर बाय में 500 माइनस हो गया, आगे में 900 माइनस हो गया। फिर भी ओवरऑल मिला के आप देखने जाए तो सोयाबीन ऑयल अभी फरवरी का यहाँ 1240 है, मार्च का $1230 है, अप्रैल का $1190 है, और मई जून जुलाई का $1165 है। तो ये सोयाबीन ऑयल अभी इस जगह पे खड़ा है, एंड प्राइसेस एक बैंड में है अभी। एंड पाम ऑयल डेफिनेटली सस्ता है नियर बाय में। पाम ऑयल का लेवल $1135 का है मार्च का, जो सोयाबीन ऑयल का $1230 का है। तो अभी पाम ज्यादा कॉम्पिटिटिव है। इंडिया भी पाम कंटिन्यूस खरीद रहा है। जनवरी में इंडिया का शिपमेंट करीबन 8 लाख टन का है, फरवरी में भी 8.5 लाख टन का होने वाला है, मार्च में भी वही 8 का करीबन होगा। सो इंडिया ने अपना पाम का बाइंग स्टेप अप कर दिया है। एंड जहां तक सनफ्लावर ऑयल है, सनफ्लावर 1410 से 20 के बीच में खड़ा है। वो एक तरह से फ्रोजन डेजर्ट हो गया है। वैसे भी वहां इतना फ्रीजिंग एटमॉस्फेयर है रशिया यूक्रेन में, अभी -25 -27 डिग्री टेम्परेचर है सेंट पीटर्सबर्ग में इस समय। वहां वेसल्स हमारे खड़े हैं, वो अनलोड नहीं हो पा रहे, फ्रेश ऑयल लोड नहीं हो रहा है, पाइपलाइन से तेल नहीं जा पा रहा है, और आइस ब्रेकर्स भी काम नहीं कर रहे हैं, तो शिपमेंट्स डिले हो रहे हैं सनफ्लावर में। तो ये एक वहाँ यूनिक सिचुएशन है। ऊपर से रशिया का ड्रोन कभी यूक्रेन के पोर्ट पे आता है, कभी यूक्रेन का ड्रोन रशिया के पोर्ट पे आता है। लास्ट वीकेंड में तमाम पोर्ट रशिया में गिरे थे ड्रोन, उसके पहले ओडिशा पोर्ट पे रशिया ने करे थे यूक्रेन में ड्रोन्स की। तो ये वॉर सिचुएशन में भी कम से कम एक फ्लो बना हुआ है। वो भी चाहते हैं जो तेल बना है, जो प्रोडक्शन हुआ है, किसान ने जो सीड बनाया उसको तेल निकले और डेस्टिनेशन पे पहुंचे। और हम भी चाहते हैं इंडिया में कि हमारे कंज्यूमर के लिए सनफ्लावर ऑयल क्रूड हमको मिले। तो वो दोनों बिजनेस कम्युनिटी दोनों साइड पे पूरी मेहनत कर रही है, पूरी रिस्क ले रही है, और सप्लाई चेन को बना के रखने के लिए। सो ओवरऑल माहौल वेज ऑयल का कंफर्टेबल है मनीषा जी। एंड हमें मतलब इम्पोर्ट सपोर्ट पे इनफ आ रहा है। एंड जो ये थोड़ी सी डिस्पैरिटी है, बिकॉज यूजली हम देखते हैं कि सन यहाँ पर प्रीमियम पे होता है, सन में भी गिरावट देखने को मिली है। दी ओनली थिंग जो तेजी में चल रही है वो सोयाबीन है। कैसे आप उसे देखते हैं, और आपको लगता है ये ट्रेंड आगे जारी रह सकता है, और सोया में किस तरह की बढ़त और यहाँ पर देखने को मिल सकती है, या आपको लगता है फैक्टर्ड इन है सब? देखिए, ये सोयाबीन का जो सोया ऑयल का रेट है ना मनीषा जी, और सोयाबीन का कॉम्प्लेक्स है ना, वो अपने आप में एक आइलैंड बन चुका है अभी। यूएस में अभी फील गुड हो रहा है कि भाई चाइना अमेरिका का सोयाबीन ऑयल खरीदेगा। दूसरा फील गुड हो रहा है कि भाई यूएस इंडिया टीटी के अंदर में कुछ कोटा लग के इंडिया सोयाबीन ऑयल इम्पोर्ट करेगा वो ड्यूटी पे। तो ये दोनों के कारण, और मैंने बोला जो उन्होंने 45Z का जो ऐलान किया है कि भाई वो मैंडेट्स जो है वो उस तरह से सोयाबीन ऑयल बायोडीजल में ज्यादा यूज करेंगे। तो वो सब बातों को लेके पर संदीप जी, हम यूजुअली देखते हैं कि इंडिया प्राइस सेंसिटिव है, तो आपको लगता है सोया तेल का इंपोर्ट उस लिहाज से यहाँ पर कम होगा, पाम ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आएगा? आपने बोला 8 साढ़े 8 लाख टन पाम आ सकता है।
क्या ये सोया के एक्सपेंस पे आएगा? यस यस मनीषा जी, आपने सही कहा। अभी इन दिनों में हमने पाम का इंपोर्ट बढ़ा दिया है, बिकॉज पाम सस्ता हो गया नियर बाय में, $100 वजह से सस्ता है नियर बाय में। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 3 महीने डेफिनेटली पाम का इंपोर्ट बढ़ेगा। आगे जाके सोयाबीन में मई, जून, जुलाई से सोयाबीन और पाम जो है वो दोनों एक ही भाव गया है। तो उस समय फिर सोयाबीन वापस बढ़ेगा। मतलब एक मई, जून, जुलाई, अगस्त शिपमेंट में सोयाबीन का इंपोर्ट और पाम बढ़ेगा वापस जोरों में, बिकॉज सोयाबीन और पाम उस समय का आज का कोट एक ही रेट का है, जो आज सोयाबीन $100 महंगा है पाम से। सो इंडिया को तो देखिए, इंडिया ऐसा मार्केट है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट इंपोर्टर है इंडिया। इंडिया को वर्ल्ड के सब डेस्टिनेशन में जहां भी एक्सेस तेल है वो घूम फिर के इंडिया ही आता है। उसका और कोई निकास नहीं निकल सकता वर्ल्ड में। एंड वो हम एक सबको बहुत बड़ा मार्केट है सबके लिए, और हमें मार्क तेल चाहिए उतना हमारे 1.44 बिलियन पॉपुलेशन के लिए, 18 किलो पर पर्सन पर ईयर के लिए हमें 270 लाख टन तेल हर साल मिनिमम चाहिए, जो हर साल 8-10 लाख का वो डिमांड बढ़ेगा। तो हमारे लिए अच्छी बात है। अभी सोयाबीन ऑयल भी मनीषा जी देखिए, हमारे पास अर्जेंटीना, ब्राजील, अमेरिका, रशिया, यूक्रेन, इराक, फिर बाद में चाइना, सब जगह से सोयाबीन तेल हमारे यहाँ आ रहा है। तो हमारे पास सोयाबीन के सप्लायर इतने बढ़ गए हैं। तो आई थिंक सो इंडिया अपने आप में एक बड़ी पावर है एज फार एज डिमांड इज कंसर्न, वर्ल्ड में वर्ल्ड का लार्जेस्ट इंपोर्टर है। तो हमारे पास में वो एक वेपन है, और यूएस डील में हमने वो काम में लिया है। हमने अमेरिका को बोला आपसे लेंगे, क्योंकि हम ऐसे भी सोयाबीन ऑयल 50 लाख टन इंपोर्ट कर रहे हैं, तो 5 लाख टन अमेरिका से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हम सोया मील और सोया सीड नहीं ले रहे हैं। वो हमारी गवर्नमेंट ने केयर लिया है, वो बहुत अच्छी बात है। एब्सोल्युटली। संदीप जी, एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, बहुत ही क्रिस्प तरीके से, पॉइंटेड तरीके से समझाने के लिए कि आगे जाकर इंडिया यहाँ पर पाम ज़्यादा खरीद सकता है, पाम $100 चीपर है। तेल ऑफ कोर्स जैसे उन्होंने कहा कि काफ़ी सारे ओरिजिन से एज ऑफ नाउ यहाँ पर आ ही रहा है, और आगे जाकर कंफर्टेबल स्थिति और कंफर्टेबल प्राइसेस यहाँ पर एडिबल ऑयल में बने रह सकते हैं। वेल, ये तो बात हुई यहाँ पर एडिबल ऑयल की, लेकिन आगे बढ़ते हैं और बात अब चीनी और एथनॉल की कर लेते हैं। हमारे साथ इस्मा डीजी दीपक बलानी जुड़े हैं। दीपक जी नमस्कार, शुक्रिया साथ देने के लिए। सबसे पहले इस्मा का जो फिगर है यहाँ पर शुगर प्रोडक्शन को लेकर, वो क्या है और वहाँ पर क्या कोई फेरबदल एटलीस्ट एट ऑल किया गया है? नमस्कार मनीषा जी, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी इन योर शो। बिल्कुल, अभी जो 15 फरवरी का जो डेटा हमारे पास आया है, तो वो लगभग 225 लाख टन का लगभग हमने चीनी बना लिया है। और जो कि लास्ट ईयर से इस वक्त, जो लास्ट ईयर लगभग यही फिगर 197 के आसपास थी। तो डेफिनेटली लास्ट ईयर से तो काफी अच्छा है। मूविंग अहेड, जो हमारा एस्टिमेट जो हमारा 343 का था, वो लगभग अभी फिलहाल हम आपको एग्जैक्ट नंबर तो नहीं दे सकते, क्योंकि हमारी कमेटी मीटिंग 25 फरवरी को पुणे में है, जहाँ की हमारे सारे इंडस्ट्री कलीग्स और हम लोग डेटा प्रेजेंट करेंगे और डिस्कशन करके एक फाइनल नंबर बताएंगे। बट एक इंडिकेशन मैं आपको ये दे सकता हूँ कि जो हमारा नंबर 343 था, वो अब लगभग कुछ कम होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि जिस तरह की यील्ड हमने एक्सपेक्ट की थी महाराष्ट्र और कर्नाटका में, वो कहीं ना कहीं वो यील्ड कम होती दिख रही है। और एक और जो वेस्टर्न यूपी में भी यील्ड की एक समस्या आ रही है, तो कुछ इस फैक्टर से कुछ कम होता हुआ दिख रहा है। बट उसमें कोई कंसर्न की बात नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो शुगर बैलेंस शीट है अभी भी काफी रोबस्ट है। कुछ लोगों ने अपना डेटा पब्लिश किया है, बट हम आपसे 25 तारीख को फिर बात करेंगे, जिसमें हम आपको एग्जैक्ट एस्टिमेट बताएंगे अपना। ओके दीपक जी, दूसरा सवाल यहाँ पर एक्सपोर्ट्स को लेकर है, चीनी के एक्सपोर्ट्स को, और अच्छा खासा नंबर है, लेकिन जिस तरह की खबरें हैं कि मुश्किल से सिर्फ 4 लाख टन ही एज ऑफ नाउ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, एक्सपोर्ट उससे भी कम हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में लगातार चीनी के प्राइसेस नीचे हैं, 14 सेंट के भी नीचे फिसलते हुए नजर आए हैं। बिल्कुल, इंटरनेशनल मार्केट में आपने सही बोला, बिल्कुल पैरिटी इस वक्त नहीं है। और क्योंकि वर्ल्ड मार्केट में चीनी जितनी रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा है, और सरप्लस होने की वजह से जो इंटरनेशनल मार्केट है वो बिल्कुल सबड्यूड है। और इसलिए अब लगभग सिर्फ 4 लाख टन, उसमें भी लगभग 2 लाख टन ही फिजिकल हुआ है और 2 लाख टन के कॉन्ट्रैक्ट्स हुए हैं। तो अभी तो ये सिचुएशन कुछ बहुत पॉजिटिव नहीं दिख रही है। हमारा लगभग अनुमान ये है कि पूरे सीजन में 30 सितंबर तक लगभग 8 से 9 लाख टन ही एक्सपोर्ट हो पाएगा। तो 15 लाख टन का जो सरकार ने कोटा दिया था,
नवंबर में, मुझे नहीं लगता कि वो पूरा हो पाएगा। और अब सरकार ने एक 5 टन का और भी दे दिया है जिसको विलिंग मिल्स को, जी तो इससे भी थोड़ा इंटरनेशनल मार्केट जो है थोड़ा और नीचे आया है। मैं मानूंगा कि बहुत सिग्निफिकेंट नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कई लोग इसमें आगे आएंगे, क्योंकि इसमें ये भी एक प्रावधान है कि 30 जून तक एक्सपोर्ट करना ही है, नहीं करेंगे तो शायद कुछ इसमें पेनल्टी भी है। जी तो इससे कोई बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आएगा, बट एटलीस्ट इसने इंटरनेशनल मार्केट को और थोड़ा नीचे कर दिया है, तो पैरिटी और नीचे चली गई है। एब्सोल्युटली। दीपक जी, एक और चीज़ है, बाजार थोड़ा सा डेस्परेट होता हुआ नजर आ रहा है कि यहाँ पर हमने एमएसपी पे कोई चेंज आता हुआ नहीं देखा। कुछ और इंडस्ट्री पार्टिसिपेंट से मैंने बात की, उन्होंने बोला कि कुछ तो रिवीजन आना चाहिए। अब जो पहले के मैथ्स एंड फॉर्मूला से कि 41 हो, 39 हो, 38 हो, कुछ गवर्नमेंट को एटलीस्ट मूव करना चाहिए इसके ऊपर। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बोला। देखिए, एक अच्छा मोमेंटम आया हुआ था। देखिए, एमएसपी एक प्रिंसिपल स्ट्रक्चर्ड अगर देखा जाए तो ये बहुत ही इंडस्ट्री के लिए जरूरी है, क्योंकि इसको एफआरपी से कहीं न कहीं लिंक करना बहुत आवश्यक है। क्योंकि अगर हमारी रॉ मटेरियल प्राइस ऊपर जा रही है तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस को ऊपर करना ही चाहिए। हालांकि आज जो डोमेस्टिक मार्केट है, थोड़ा पहले से अगर महीने भर पहले देखें और आज की सिचुएशन देखें तो आज बेटर है, और एटलीस्ट प्राइसेस आर एटलीस्ट बेटर देन व्हाट इट वाज। बट हैविंग सेड दैट, एमएसपी एक स्ट्रक्चरल चेंज रिफॉर्म है और इसमें सरकार को बिल्कुल रिवाइज करना चाहिए, क्योंकि वायबिलिटी, क्योंकि अगले सीजन में जाके 26-27 की में हम फिर वही प्रॉब्लम आएगी जब हमारा ओवर प्रोडक्शन होगा और फिर वो रेट्स डोमेस्टिक मार्केट्स नीचे डाइव डाउन करेंगे, वहां फिर वही प्रॉब्लम आएगी, इंडस्ट्री फिर एमएसपी के लिए डिमांड करेगी। तो ये एक जो सिनेरियो बेस्ड नहीं होना चाहिए, बट एज ए रिफॉर्म एमएसपी प्रिंसिपली जब भी एफआरपी बढ़े उसको रिवाइज करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि उसमें शुगर इंडस्ट्री के हेल्थ डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। एब्सोल्युटली। एक फाइनल सवाल आपसे एथेनॉल पे जानना चाहूंगी। यहाँ पर ऑफ कोर्स चिंताएं रही हैं, प्राइस रिवीजन तो नहीं हुआ, लेकिन एटलीस्ट एक अच्छी खबर ये है कि एथेनॉल को यहाँ पर ट्रेड अग्रीमेंट से बाहर रखा गया है। बिल्कुल, एज एक्सपेक्टेड। हमने पहले भी आपके प्रोग्राम में मैंने बड़ा रिटरेट किया था कि ये बिल्कुल ट्रेड डील में नहीं आएगा, क्योंकि सरकार ने बहुत स्पष्ट कर दिया था कि हम एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के साथ और फार्मर्स के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, और एग्जैक्टली वही हुआ है। और मुझे लगता है ये बहुत अच्छा कदम है कि इसको यूएस ट्रेड डील से बाहर रखा गया, कि हमारी इतनी ज्यादा कैपेसिटी है, 2000 करोड़ लीटर की कैपेसिटी है। मुझे कहा गया है लगभग 400-500 करोड़ लीटर की कैपेसिटी और भी आ रही है। तो इतनी कैपेसिटी और हमारी रिक्वायरमेंट उससे 50%, तो कोई भी लॉजिक से ये बनता ही नहीं है कि हम लोग इसके अंदर इसको इंपोर्ट के लिए या यूएस ट्रेड डील में इसको इंक्लूड करें। तो आई थिंक ये बहुत अच्छा कदम है, बट अब इसको सरकार को रिजॉल्व करने की ये जरूरत है कि जो हमारी ओवर कैपेसिटी है उसके लिए कंजम्पशन की पाई कैसे बढ़ाई जाए। तो उसमें ब्लेंडिंग बढ़ाने का जो एक डिस्कशन चल रहा था, सरकार को वापस उस डिस्कशन को वापस रिन्यू करना चाहिए, और जो इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी जो रोड मैप के ऊपर डिस्कशन करके लाने वाली है, उसकी रिपोर्ट जल्दी से जल्दी पब्लिश हो और ब्लेंडिंग बढ़ाएं। फ्लेक्स फ्यूल, हमने सारे कंजम्पशन बढ़ाने के रोड मैप सरकार को प्रेजेंट किए हैं, इंक्लूडिंग डीजल ब्लेंडिंग। सरकार का अब यह है कि अब इसको जल्दी से जल्दी बढ़ाया जाए और हमारा जितना प्रोडक्शन है उसको यूज करें कम से कम हम लोग। जी हाँ, काफ़ी सारी चीज़ों की उम्मीद यहाँ पर अभी भी सरकार से बनी हुई है और शुगर इंडस्ट्री लगातार इसकी गुहार करती भी रही है। मिस्टर बलानी, बहुत शुक्रिया एज ऑलवेज साथ जुड़ने के लिए और डिटेल में वो समझाने के लिए। बात अब यहाँ पर सोने चांदी की करेंगे और आपकी स्क्रीन पर भी लेकर आएंगे, जहाँ पर कुछ बढ़त के साथ कारोबार है। एसएमसी से वंदना भारती हमारे साथ हैं। वंदना, एक दिन गिरावट, एक दिन खरीदारी, थोड़ा सा डायरेक्शन लेस ट्रेड होता हुआ लग रहा है, लेकिन ट्रेडर्स के लिए ऑफकोर्स थोड़ा सा सिरदर्द है। बिल्कुल मनीषा, और मुझे लग रहा है कि ये जिगजैग पैटर्न जो है ये अभी थोड़ा सा यहाँ पे कंटिन्यू भी रह सकता है, क्योंकि अभी लग रहा है कि गोल्ड हो या सिल्वर हो, यहाँ पे जो करेक्शन है वो डन नहीं है, एक बार फिर से यहाँ पे आ सकता है। तो मेरे ख्याल से दोनों साइड्स की जो मूव्स है वो यहाँ पे मिलते रहेंगे और अलग अलग ट्रिगर्स है, यहाँ पे मिक्स ट्रिगर्स है मार्केट में। तो मुझे आज के दिन लग रहा है कि एक तो लोअर लेवल बाइंग भी यहाँ पे आई है। दूसरी चीज है कि ईरान और यूएस का एक मतलब टॉक तो हो रहा है, लेकिन बहुत कंक्लूसिव नहीं है, तो इसकी वजह से भी एक बाइंग जो है वो बनती हुई यहाँ पे नजर आ रही है। वंदना, एक सवाल यहाँ पर सभी लोग पूछते हैं, ऑफिस में भी बाहर भी, कि एक बेहतरीन लेवल क्या होगा सोना और चांदी ये साल खरीदने के लिए?
मुझे लग रहा है कि एक बार हम लोग $65 तक आता हुआ देख सकते हैं फिर से चांदी में, और वो लेवल हमारे मार्केट में 2,12,000 के करीब यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो सकता है। गोल्ड की बात की जाए, गोल्ड काफी संभली हुई कमोडिटी है, इसमें मैं बहुत ज्यादा फॉल आता हुआ नहीं देख रही हूँ। 4765 तक मुझे लग रहा है एक फॉल हो सकता है इंटरनेशनल मार्केट में, और वो मैक्सिमम साइड होना चाहिए फिलहाल। और हमारे मार्केट में ये रिफ्लेक्ट करेगा, ये बताएगा 1,45,000 से लेके 1,40,000 वाला लेवल, वो मुझे लग रहा है कि वो लेवल्स यहाँ पे आता हुआ देख सकते हैं। और गोल्ड सिल्वर रेशियो भी यही इंडिकेट कर रहा है कि फिलहाल जो वीकनेस है वो चांदी में ज्यादा है, लेकिन गोल्ड करेक्शन के बावजूद यहाँ पे स्टेबल होता हुआ यहाँ पे नजर आ सकती है कमोडिटी, खासकर सेकेंड हाफ ऑफ 2026 में। वंदना, अगर आप और आई एम अज्यूमिंग आपसे लोग, आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव्स पूछते होंगे कैसे, कहाँ बेहतरीन तरीका है सोना लेने का, तो क्या कहती हैं उन्हें? क्योंकि फ्यूचर्स में यहाँ पर अब हमने देखा है कि वो मार्जिन बढ़ चुके हैं, ETF में यहाँ पर अच्छी खासी मूवमेंट है, डिजिटल यहाँ पर लोग खरीद रहे हैं, फिजिकल तो ले ही रहे हैं। आप क्या राय देती हैं? इस स्टेज पे मुझे लग रहा है कि डेरिवेटिव्स को थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि बहुत हाई वोलेटिलिटी है, मार्जिन्स बहुत ज्यादा हायर साइड है। जब चाइना यहाँ पे रीओपन होगा तो वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, और खासकर मार्च में जब यहाँ पे डिलीवरी का प्रेशर आता हुआ दिख रहा है सिल्वर कॉन्ट्रैक्ट से भी खासकर, ऐसे में मुझे लग रहा है कि ये जो डाउन साइड आ रहा है काफी ज्यादा। सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये था कि हमने मिस करा है, मैरिज सीजन आने वाला है, वेडिंग सीजन हमें खरीदना है। मुझे लग रहा है कि ये जो अपॉर्चुनिटी है, ये यहाँ पे सबसे बेहतर अपॉर्चुनिटी है जब आप खरीद सकते हैं। क्योंकि कल मैं जब कैलकुलेट करके देख रही थी, तो यहाँ पे जो प्रीमियम है, जो प्रीमियम पहले 30,000 35,000 का सिल्वर पे होता था, वो डाउन साइड आके यहाँ पे 8,000 से 6,000 तक का ये प्रीमियम रह गया है स्पॉट मार्केट में, जो ज्वेलर्स हमें ऑफर कर रहा है। तो मुझे लग रहा है कि फिजिकल में खरीदना चाहिए, क्योंकि ये प्रीमियम फिर से बढ़ता हुआ भी दिख सकता है। और गोल्ड में ये प्रीमियम मैंने 800 600 300 वाला लेवल आता हुआ देखा है, जो पहले यहाँ पे 8,000 से 10,000 था। तो मुझे लग रहा है कि फिजिकल में जब प्रीमियम डाउन है, तो यू शुड प्रेफर फिजिकल गोल्ड और सिल्वर। एब्सोल्युटली। डिस्काउंट में एक्चुअली यहाँ पर कल चल रहा था, हमें कुछ ज्वेलर्स बता रहे थे कि तो फिजिकल मार्केट्स में यहाँ पर खरीदना शायद फायदा रह सकता है। वंदना, एक और सेंस यहाँ पर मेटल्स पे लेना चाहेंगे। इक्विटी में आज मेटल्स तेजी पर हैं, लेकिन ओवरऑल ऑफ कोर्स निचले स्तरों से थोड़ी सी खरीदारी यहाँ पर ज़्यादातर मेटल्स में लौटी भी है, लेकिन अपने हाइज से काफ़ी नीचे है। यहाँ से क्या करने की राय देंगी? मेटल से मुझे लग रहा है कि काफी ज्यादा हम लोगों ने एक डाउन साइड आता हुआ देखा है, और कुछ यहाँ पे जैसे चाइना का क्लोजिंग बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालता है, खासकर कि बेस मेटल्स पे। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे चाइना जब ओपन होगा तो हम एक एक्टिविटी आता हुआ देख सकते हैं। मुझे लग रहा है कि कॉपर में काफी ज्यादा डाउनफॉल आया है, और कॉपर में एक रिवर्सल आ सकता है। तो 1165 के लेवल पे यहाँ पे मुझे लगता है एक्यूमुलेट करना चाहिए, धीरे धीरे प्राइसेस जो है वो 1200 के करीब जा सकता है। और इसके लिए मतलब मुझे लग रहा है कि निचला जो सपोर्ट बनेगा ये 1120-30 के बीच में बन सकता है। तो मुझे लग रहा है जितने भी मेटल्स है यहाँ पे फॉर द टाइमिंग उन्होंने एक डाउन साइड देखा है, लेकिन अब यहाँ पे हो सकता है कि अगले हफ्ते या मतलब फ्राइडे ऑनवर्ड्स हम यहाँ पे अच्छा खासा रिवर्सल आता हुआ देख सकते हैं। पॉइंट टेकन। ऑलराइट, बहुत शुक्रिया वंदना एज ऑलवेज साथ जुड़ने के लिए, तमाम स्ट्रैटेजीज और वो स्पेशली सोने चांदी पर इंपॉर्टेंट राय शेयर करने के लिए। इंडिया बॉन्ड्स प्रेजेंट्स बॉन्ड स्ट्रीट। नमस्कार, बॉन्ड स्ट्रीट में आपका स्वागत है और आपको बता दें कि भारतीय बॉन्ड बाजार में आज यहां पर स्टेडी मूव्स के साथ बाजार खुलते हुए नजर आए। ये इसके बाद है जब RBI ने दूसरा डेट स्विच ऑपरेशन का यहां पर ऐलान किया। इसी के तहत सरकार यहां पर 25,000 करोड़ के सरकारी बॉन्ड्स वापस खरीदेगी। इससे माना यह जा रहा है कि बाजार में सप्लाई का दबाव कम होने की उम्मीद है, और साथ ही साथ ऐसा कुछ ट्रेडर्स का और ट्रेजरी हेड्स का कहना है कि इसके साथ FY27 में जो ग्रॉस बोरोइंग है सरकार की, वो शायद घटकर 16.2 लाख करोड़ होना संभव है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में जिस तरह से ट्रेजरी यील्ड्स US के सुस्त थे, उसका भी कुछ सपोर्ट हमने यहाँ पर भारतीय बॉन्ड बाजार में आता हुआ देखा है। साथ ही साथ अब नज़र इस चीज़ पर रहेगी कि आज शाम को जो US FOMC मीटिंग के मिनट्स हैं, वहाँ से क्या निकल के आता है रेट ट्रेजेक्ट्री को लेकर। साथ ही US के GDP के आंकड़े भी फ्राइडे को आने हैं। तो ये दो मेजर इवेंट्स हैं जो भारतीय बाजार यहाँ पर काफ़ी कीनली देखेंगे रुपए और डेट बॉन्ड्स के इम्पैक्ट के लिए। साथ ही आपको बता दें कि जिस तरह से यहाँ पर लगातार बातचीत होते हुए नजर आई है कॉर्पोरेट बॉन्ड्स की, फिर चाहे वो नीति आयोग की रिपोर्ट है, सरकार की तरफ से है, सेबी की तरफ से है, निवेशकों का माना जा रहा है कि ये रणनीति यहाँ पर बदलते या बनाते हुए नजर आए हैं। फिर चाहे वो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स की बात है, जो फंड्स पर निवेशकों का फोकस यहाँ पर बढ़ा है, शॉर्ट ड्यूरेशन और मनी मार्केट फंड्स में भी यहाँ पर हमने काफ़ी हद तक इंटरेस्ट बनता हुआ देखा है। जिस तरह की रिपोर्ट सामने आई है उसके हिसाब से
1 से 3 साल के जो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हैं वहां पर स्प्रेड आकर्षक है और वहां पर हमने इंटरेस्ट निवेशकों की तरफ से बढ़ता हुआ भी देखा है। काफी समय से जिस तरह से कुछ मूवमेंट और वॉल्टिलिटी हमने यहाँ पर इक्विटीज में आते हुए देखी है, कमोडिटीज थोड़ी सी अब स्थिरता दिखाते हुए नजर आ रहे हैं, तो अब निवेशक यहाँ पर बॉन्ड्स को भी देख रहे हैं। और इन एनी केस एक बॉन्ड पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन के लिहाज से बॉन्ड्स काफी या डेट मार्केट काफी इंपॉर्टेंट है आपके पोर्टफोलियो में, और वो अब हम यहाँ पर धीरे धीरे बाजार में बनता हुआ देख भी रहे हैं। CNBC Awaaz and India Bonds presents Bond Street.